नमस्कार, आपका स्वागत है तेजूज स्टोरीज कॉर्नर में। आज हम चांदपुर की चंदा का भाग 3 या अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरब टोले की एक छत पर बने इस छोटे से कमरे की दीवारों से ईंट की अधिकता और बालू सीमेंट की कमी साफ साफ झांक रही है। छत की ओर ध्यान से देखने पर लगता है कि किसी नौसिखिए राजमिस्त्री ने मजदूरी न मिलने पर सारा गुस्सा इस कमरे पर निकाल दिया है। भीतर की दीवारों को अभी प्लास्टर चढ़ाने लायक नहीं समझा गया है, लेकिन कमरे में रहने वाले विद्यार्थी ने अपने बुद्धि, कौशल और ब्राउन पेपर के सहारे कमरे को सजाकर होम डेकोरेशन वालों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। प्लास्टर चढ़ जाने के बाद जब दीवार की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली कालजयी पेंटिंग्स की कमी महसूस हुई है, तब उसने अखबारों के रविवासरीय संस्करणों में छपे सीने तारिकाओं की लुभाती मुद्राओं का सहारा लिया है और उन पेपर कटिंग्स को इस अंदाज में चिपकाया दिया है कि समूचा बॉलीवुड एक ही कमरे में उठ रहा, बैठ रहा और हाँफ रहा है। यानी कमरे में घुसते ही गोली मारते अजय देवगन का सामना ऐश्वर्या की कमर में हाथ डाले सलमान से हो रहा है, जिसके कारण रवीना टंडन की कमर में मोच आ गई है। इधर संजय दत्त ने रिवॉल्वर निकालकर गदर एक प्रेम कथा वाले सनी देओल की सर पर तानकर समूचा पाकिस्तानी हैंडपंप उखाड़ने का सख्त विरोध किया है। एक साइड में अक्षय कुमार समंदर किनारे खड़े होकर कम कपड़े में ज़्यादा सुंदर दिखने का प्रयास करती प्रियंका चोपड़ा लारा दत्ता के साथ पानी में आग लगाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने बगल वाली जान मारेली कहकर उनको कंफ्यूज कर दिया है। उधर कमरे के तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि करती बिपाशा बसु अपना राज छिपा ही रही हैं कि सामने मल्लिका सहरावत का मर्डर हो चुका है। हाँ, करेल की गर्मी में बैठे सिर्फ तुम के दीपक का हाल बेहाल है। वो नैनीताल की आरती से कह रहा है कि करेल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, लेकिन ये क्या? गोविंदा ने सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे गाकर दीपक के अरमानों को बेदर्दी से बुझा दिया है। इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अखियों से गोली मारने वाले गोविंदा आशिक बनाया आपने वाले इमरान हाशमी के बगल में खड़े होकर अपने नसीब को कोस रहे हैं। ठीक बगल में करीना कपूर की बलखाती कमर की तरफ हिमेश रेशमिया इशारा करके बड़े ही शोकपूर्ण मुद्रा में गा रहे हैं, झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा। लेकिन खिड़की की तरफ देखने पर लगता नहीं है कि सिवाय कबूतरों के इस कमरे में कोई बाहरी आता भी होगा। कमरे में सामान के नाम पर बस एक टूटी हुई मेज है, जिस पर कभी न साफ किया जाने वाला एक लैंप रखा है। लैंप से चू रहा केरोसिन मेज पर रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोटी सी किताब से अपना अवैध संबंध स्थापित कर चुका है, जिसके कारण विज्ञान की किताबों से ज्ञान का मिट्टी का तेल ज़्यादा टपक रहा है। सरस समलील मनोहर कहानियाँ, फिल्मी कैसेटों के फटे रैपर और आशिकों की शायरी, ये सब बता रहे हैं कि कमरे में रहने वाला विद्यार्थी विज्ञान और मनोविज्ञान में समान रुचि रखता है। उसकी रुचि के आंतक से इन किताबों के नीचे ढेर सारे मच्छरों के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, जो अंतिम संस्कार होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इधर मेज के सामने ही एक टूटी हुई खटिया है, जिसका आखिरी हिस्से का ओरचन देसी जुगाड़ के सहारे बांधकर रोका गया है, ताकि कोई झटके में बैठे तो खटिया पर बैठा ही रहे, ज़मीन पर न बैठ जाए। यही खटिया इस कमरे का बेड और सोफ़ा है, जिस पर फटी साड़ी और पुराने बिछौने के मेल से बना एक नया बिछौना बिछाया गया है। इसी देसी तकनीकी से बनी एक रजाई भी है, जिसे कंबल के ऊपर सटाकर इस कमरे में रहने वाला विद्यार्थी सोता है। हाँ, खटिया के ठीक ऊपर 2 दीवानों को जोड़ता हुआ एक बिजली का केबल भी है, जो बिजली के लिए नहीं बल्कि कपड़े टांगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दाहिने ओर की दीवार में एक अलमारी है, जिसमें फिल्मी ऑडियो कैसेटों के आधे दर्जन कुतुब मीनार खड़े हैं। अभी धड़कन, दिलवाले, मोहब्बतें, हसीना मान जाएगी, बेवफा सनम से लेकर सिर्फ तुम, साजन चले ससुराल, बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली के रैपर छितराए हुए हैं। कुछ कैसेटों की रीलें उलझी हैं तो कुछ लिखो फिको पेन से सुलझाने के चक्कर में टूट गई हैं।
इसके ठीक बगल में एक ऑडियो प्लेयर है, जो यूं तो दक्षिण टोला के सुखारी डॉक्टर को दहेज में मिला था, लेकिन डॉक्टर आई ने डॉक्टर साहब को न जाने कौन सा डोज दिया कि एक दिन टूटकर धराशायी हो गया। फिर दूसरे दिन कबाड़ी की दुकान से मैकेनिक की दुकान तक बनते बिगड़ते बिकते इस कमरे में आकर विराजमान हो गया। ऑडियो प्लेयर के आगे का हिस्सा छोड़कर सारे कल पुर्जे खुले हैं। बेतरतीब तरीके से जोड़े गए तारों को देखकर लगता है कि इस यंत्र को ठीक करने में क्षेत्र के सारे मिस्त्रियों ने थोड़ा थोड़ा मंत्र फूका है, लेकिन फूकन की दुकान पर टेस्टिंग के दौरान समूचा सिस्टम ही फूक गया है। फिर भी विद्यार्थी ने हार न मानते हुए इसको बजने लायक बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवा दिया है। यही कारण है कि इतनी मेहनत और उद्यम से पैदा हो रहे संगीत को अकेले न सुनकर समूचे चांदपुर को सुनाने का फैसला किया गया है, और इसके लिए 2 साउंड बक्सों को छत पर लगा दिया गया है। जैसे ही सुबह बिजली आती है, पहले हनुमान चालीसा सुनाई देता है और फिर कुछ भोजपुरी देवी गीत बजते हैं। इसके ठीक बाद विविध भारती को पानी पानी करता सदाबहार फिल्मी गीतों का ऐसा कारवां उठता है, जो बिजली जाने, कमरे में रहने वाले विद्यार्थियों के सो जाने या कहीं चले जाने के बाद ही बंद होता है। लेकिन इधर कई दिन से चांदपुर उदास है। बिजली भी नहीं आई है। 1 हफ्ते से धूप भी तो नहीं हुई है। जाड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आदमी तो आदमी चांदपुर के पेड़ पौधे चिरई चुरंग तक सिकुड़ रहे हैं, लेकिन आज भगवान भास्कर की बड़ी कृपा हुई है। सुबह का सूरज आसमान में कुहासों को चीरता हुआ निकलने की जिद्दोजहद कर रहा है, जिसे देखकर छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, राम राम जी, घाम करूँ, सुगवा सलाम करूँ। बूढ़े अलाव तापना छोड़कर आसमान की तरफ निहार रहे हैं। हे प्रभु, अब तो निकल आइए। अचानक धूप का एक टुकड़ा धरती पर दस्तक देता है। आंखों में बैठा कुहासा छटने लगता है। सहसा पछुआ चलती है। सरसों की पीली चुनरी ओढ़े खेत इठलाते हैं। मटर के फूलों पर शीत की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं, और देखते ही देखते इस कुहासे और धूप की लड़ाई में एक नर्म धूप का टुकड़ा इस विद्यार्थी के कमरे में आकर उसे चौंका देता है। मानो कानों में कह रहा हो कि अब तो उठ जाओ। लेकिन ये क्या, 9 बजने को हैं और विद्यार्थी अभी तक सो रहा है। अचानक कमरे के ठीक नीचे राकेश ने साइकिल की घंटी बजाई, मानो उसने गुप्त भाषा में किसी से कोई बात कही हो। लेकिन इस गुप्त भाषा का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लगातार 3 बार घंटी बजी, लेकिन इस बार भी जवाबी कार्रवाई शून्य रही। बार बार घंटी बजाने के बाद भी जब कहीं कोई असर नहीं हुआ, तब राकेश ने घंटी की आवाज़ और स्पीड दोनों में वृद्धि कर दी और कई मिनट तक लगातार इस लय में बजाया, मानो सत्यनारायण भगवान की कथा अब शुरू होने जा रही हो। लेकिन इस लयात्मक कथा का न किसी देवता पर असर हुआ, न किसी जानवर पर, और न ही किसी पेड़ पौधे पर। अचानक राकेश का धैर्य टूट गया और वो पूरे जोर से चिल्लाए, मंटुआ रे, ए मंटुआ, अरे उठ रे, पिंकिया गई, स्कूल चलना है कि नहीं? 9 बज गया रे बेहुदा, आज तुमको मनोहर मास्टर बुलाए हैं। लेकिन ये क्या, इस पुकार पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राकेश का सारा धैर्य टूट गया। उसने मान लिया कि सोते हुए आदमी को उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को उठाना वाकई कठिन काम है। अगर भगवान इस लौंडे को हमेशा के लिए उठा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी। उसने साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और छत पर जाने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी पर उसका पहला कदम पड़ा कि सामने से आ रही एक तेज़ आवाज़ से उसके कदम ठिठक गए। अरे राकेशवा, रुक! जानते नहीं हो कि लाट साहब 10 बजे तक सोते हैं? तुमसे कुछ छिपा है कि आकर चिल्ला रहे हो? अपना काम देखो। इसको जो पढ़ना है ये पढ़ चुका है। हम इसका भविष्य जान गए हैं। ये रात भर फिल्मी गाना सुनेगा, 10 बजे सुबह उठेगा, फिर एक थरिया खाकर, बबरी झाड़ कर, रेडियो लेकर सरयू में नाव चलाएगा। अरे ददरी मेला में बैल बेचकर इसके लिए साइकिल खरीदे कि पढ़कर एक दिन आदमी बन जाएगा, लेकिन इस बैल ने सारा पैसा माटी में मिला दिया। अब तो हम कान पकड़ लिए हैं। सारा सिनेमा का कैसेट तोड़कर सरजू जी में नहीं बहा दिए तो हमरो नाम रमेशर नहीं।
इस डांट के बाद सीढ़ी चढ़ रहे राकेश के पैर शून्य हो गए। वो यंत्रवत खड़ा हो गया, मानो चाहकर भी पैर आगे न बढ़ रहे हों। उसने नजरें नीची कर लीं और पीठ पर टंगा झोला झाड़ने लगा। तब तक फिर आवाज आई, सुन राकेशवा, तुमको फिर समझा रहे हैं, इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कर। पूरब टोला से लेकर पश्चिम टोला तक और उत्तर टोला से लेकर दक्षिण टोला तक कौन लड़का है जो 10 बजे तक सोता है? इसी के साथ पढ़े जोगिंदर चौधरी के लड़के बीटेक्स की तैयारी कर रहे हैं और ई ससुर 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। तुमको भी फेल होना है? इस प्रश्न के बाद तो राकेश को मानो सांप सूंघ गया। उसकी बोलती बंद हो गई। अचानक से एक लड़की की आवाज़ आई, बाबूजी, वो बीटेक्स नहीं, बीटेक कहा जाता है। बीटेक्स तो मलहम होता है। इतना सुनकर बाबूजी भड़क गए। तुम चुप रहो, ज़्यादा अकेला फुआ मत ना बनो, जाकर मेरा कुर्ता लाओ। इस बात के बाद लड़की चुप हो गई। सीढ़ी पर खड़ा राकेश भी सहम गया। इधर चूल्हे पर लड़की की माँ रमावती खाना बना रही हैं और थाली में खाना परोसती जा रही हैं। तेज आवाज में बोलने वाले रमेशर को आज कचहरी जाना है, लेकिन मंटू के कारण गुस्सा है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक रामावती की तरफ देखते हुए रमेशर बोले, देख ले, राजा बाबू राम राम के बेरा मूड खराब कर दिए। बैठकर रोटी बेल, हो गया कचहरी और खोज लिए दामाद। चूल्हे पर रोटी बना रही रमावती ने चूल्हा फूंकना छोड़कर हाथ झाड़ा और बड़े प्रेम से बोली, जाने दो, बच्चा तो है अभी, इस उम्र में सबका यही हाल होता है, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यही कहकर तो तुमने इसको बिगाड़ दिया। ब्याह हो गया होता तो इसके बच्चे अब तक स्कूल जा रहे होते। इसकी उम्र में हम 4 भैंस रखते थे, बाबूजी अकेले थे, हम ही दियरा से चारा काटकर कपार पर लाते थे, फिर काटते थे, तब भैंस खिलाकर पैदल पढ़ने जाते थे। आज भोजन झट से मिल रहा है तो नवाबी चढ़ी है राजा साहब को। रामावती चुप रही। माहौल में एकदम मुर्दा शांति छा गई। राकेश यंत्रवत सर झुकाए हाथों से सीढ़ी की रेलिंग को साइकिल की चाबी से खुरचते हुए इन सब बातों को सुनता रहा, मानो किसी मूक आदेश का इंतजार कर रहा हो कि जरा सा आदेश मिले तो वो दौड़ता हुआ ऊपर मंटू के कमरे में चला जाए और रमेशर की चुभती बातों से जान बचे। लेकिन ये क्या, रमेशर हैं कि बिना ब्रेक लिए बोले ही जा रहे हैं। रामावती को राकेश का चेहरा देख दया आ गई। स्नेह से देखते हुए और बात बदलते हुए पूछा, और बता राकेश, माई कैसी है तुम्हारी? राकेश ने लाचार दृष्टि बनाई और रमेशर की गुस्सैल आंखों से नजरें बचाकर कहा, एकदम ठीक है मौसी। गठिया ठीक हुआ? पहले से ठीक है मौसी, कल ही बलिया अस्पताल से दवाई लेकर लौटी हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन चलने फिरने भर की हो जाएंगी। इस जवाब के बाद खाना खा रहे रमेशर की आवाज़ फिर तेज हो गई। सीढ़ी पर खड़े राकेश की तरफ देखा और बोलने लगे, ए राधे श्याम का बेटा, पढ़ो लिखो नालायक, वरना अपने बाप की तरह चांदपुर घाट पर नाव चलानी पड़ेगी और माई किसी दिन गठिया से मर जाएगी। लीजिए, हुआ बवाल। रामावती को रमेशर की इस बात पर इतना तेज गुस्सा आ गया कि चिमटा फेंककर और रोटी सेकना छोड़कर गरजने लगी, ये अपशगुन मुंह से निकालते हुए लाज नहीं लगा? ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है सुबह सुबह? कौन सा पढ़कर हाई कोर्ट में जजी कर रहे हो? ईंट भट्टा की मुनीमी ही तो कर रहे हो। बाप गोबर पाथते हुए मर गए, तुम ईंटा पाथ कर मर जाना। अब एक शब्द बोल दिए तो बता देंगे। लीजिए, एक झटके में रामावती की इस मिसाइल के आगे रमेशर ध्वस्त हो गए। आंगन का माहौल एकदम शांत हो गया, मानो बंदूक लेकर लड़ रहे किसी बड़े बंदूकबाज को किसी गुलेल वाले ने चित कर दिया हो। रमेशर खाना छोड़कर उठ गए। ठीक है, हम तो चुप ही रहेंगे, अब जा रहे हैं, जिसको जो मन करना होगा वो करे। ये घर रहने लायक है? सब अपने मन के राजा हो गए हैं। जहाँ एक से अधिक लोग मालिक हो जाएं, वो घर कभी घर नहीं रहता है। राकेश अभी भी खड़ा रहा। वो निरुद्देश्य आसमान में ताकता रहा। रामावती ने रोटी तावे पर रखकर उसकी तरफ प्यार से देखा और भरपूर स्नेह भरी नज़रों से दुलारते हुए कहा, जाओ बेटा राकेश, मंटू को उठा दो,
जाओ, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। तब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मुनीम जी, ए रमेशर जी। आ रहे हैं, बैठिए। रमेशर ने उत्तर में आवाज लगाई और आंगन में गड़े हैंडपंप पर हाथ धोते हुए कहा, ए गुड़िया, ठाकुर को पानी पिलाओ, लग रहा कहीं से कोई समाचार आया है। गुड़िया मीठा पानी लेकर चली गई। रमेशर गमछा कंधे पर रखे और दालान में चले आए। इधर सीढ़ी पर खड़े राकेश की जान में जान आ गई। एक ठंडी सांस लेकर सीढ़ी चढ़ता गया और सोचता गया कि हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। इस मंटुआ कमीने को तो आज छोड़ना नहीं है। इसी ख्याल से कमरे में घुसते ही सबसे पहले उसने मंटू की रजाई खींची, फिर बेडशीट हटाया, तकिया फेंक दिया और मंटू की पीठ पर जोर का मुक्का जमाते हुए कहा, अरे कमीना, 4 लाठी देंगे, अभी 1 मिनट में सारी आस की भीतर घुस जाएगी, फिर सोते रहना 13 बजे तक। पता है मौसा कितना बोले हैं हमको? बंदूक होता तो अब तक सारा चांदपुर दियरा धुआं धुआं हो गया होता। लेकिन ये क्या? इन बातों का मंटू के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि उसने हाथ पैर मोड़कर एक कुंभकर्णी जम्हाई ली और फिर आंखें बंद करके सो गया। ये देखकर राकेश का बचा खुसा धैर्य भी टूटने लगा। वो याचना की मुद्रा में आ गया। अरे मंटुआ, उठ भाई, बक यार, सोने दे। काहे नहीं उठ रहे? 9:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं चलना क्या? नहीं जाना। गुस्से में राकेश ने रजाई फेंक दी। मत जाओ साले, पिंकिया जा रही है, आज परीक्षा का डेट आने वाला है, सोचा कि बता दे तुमसे, लेकिन आज हम कान पकड़ रहे हैं। आज के बाद पिंकिया जाए या पुनमी आए, क्लास चले या बंद रहे, हम अब तुमको कभी जगाने नहीं आएंगे, ना कभी तुम्हारे घर आएंगे, कसम खा रहे हैं। राकेश इतना कहकर अलमारी में रखे कैसेटों का औचक निरीक्षण करने लगा। अचानक कमरे में लगे 2-4 पोस्टरों को देखकर उसके मिजाज में नरमी आ गई। ठीक है, सो जाओ, हम ही मोहब्बत वाला लेकर जा रहे हैं, धड़कन का तुम हमारा लिए हो, याद रखना। एक मेरा बेवफा सनम वाला प्रदीपवा लेकर चला गया है, कह रहा था सुखरिया की साली को सुनाना है। साली ने उसका दिल तोड़ दिया है। साला अपना दिल और मेरे कैसेट का रील दोनों तोड़वा लाया है। मिल जा जरा, उसकी भी आस की भीतर घुसानी है। इतना कहकर राकेश कमरे से निकलने लगा। मानो अब भैंस के आगे बिन बजाने से क्या फायदा। जाते जाते थक हार कर एक रामबड़ दवाई का प्रयोग कर दिया। सो बेटा सो, पिंकी आज ददरी मेरा वाला पियर का सुटरवा पहन कर जा रही है। ये सुनते ही मंटू में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ जिसका जिक्र प्रेम के किसी शास्त्र में नहीं किया गया है। उसकी आंखें खुल गईं, खोई हुई चेतना वापस आ गई, मानो प्यासे जेठ को सामान्य आवाज़ दे दी हो। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक दिलकश जम्हाई लेकर बड़े प्रेम से राकेश की तरफ देखकर बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, सही में पिंकिया जा रही है? नहीं नहीं, कहाँ जा रही है, वो तो हम झूठ बोलने की प्रैक्टिस करने आए थे ना। मंटू इस व्यंग बाण से चुप हो गया। राकेश ने मफलर संभालते हुए प्रेम से कहा, यार अपने मौसा को समझाते क्यों नहीं हो? साला बोलने लगते हैं तो झांझा मेला की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। मंटू ने राकेश की शिकायतों को नज़रअंदाज करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तकिया गोद में भरकर राकेश की तरफ देखने लगा। अरे यार राकेश, मौसा को गोली मारो। पता है, हम साला बड़ा खतरनाक सपना देख रहे थे यार। जानते हो, देख रहे थे कि मेरी साइकिल पिंकी की साइकिल में टकरा गई है और हम दोनों सरसों के खेत में गिर गए हैं। रे चिरकुट आदमी, ज़्यादा शाहरुख खान मत बनो, पहले साइकिल का पंचर तो बनवा लो, तब ना साइकिल लड़ाओगे। राकेश की शिकायत का मंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बाहों को हवा में फैलाकर जम्हाई लिया और फिर पूछा, ए राकेश, सही में पिंकिया जा रही है कि दीपावली की तरह मुझसे आज भी मजाक कर रहे हो? राकेश कुछ गुस्सा आ गया। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, तुम सो जाओ आराम से, हम जा रहे हैं। राकेश की इस बात के बाद मंटू की मनोदशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अरे तब 5 मिनट रुक मेरे भाई, 5 मिनट बस भाई ना।
मंटू ने झट से याचना की मुद्रा बना ली। राकेश तटस्थ भाव से खड़ा रह गया। भाई ना, बस 5 मिनट। मंटू ने फिर वही याचना दोहराई। राकेश कपार पर हाथ रख के खटिया पर बैठ गया। चंद सेकंड के अंदर मंटू देह तोड़ता, आईने में बालों को ठीक करता, एक फिल्मी सीटी बजाया और 4-5 खूब गहरी सांसें लेकर घड़ी में देखा कि सुबह के 9:20 हो गए हैं। लैम्प के द्वारा केमिस्ट्री की किताब में रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसने लैम्प को मेज के नीचे रख दिया और सीधे लोटा लेकर नीचे भागा। 5 मिनट के भीतर जैसे तैसे मुंह धोकर, मंत्र स्नान करके, कपड़ा पहनकर, फटाफट स्कूल बैग लिए कमरे में लगी प्रियंका चोपड़ा के बेहतरीन अंदाज का दर्शन कर मन ही मन आएगा मज़ा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का पाठ किया और मन ही मन मान लिया कि भले अभी आग नहीं, पानी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, लेकिन वो अक्षय कुमार से ज़रा भी कम नहीं है। इसीलिए उसे जूते और घड़ी भी पहन लेने चाहिए। उसने महीने से बंद पड़ी अपनी कलाई घड़ी की ओर हिकारत की निगाह से देखा और घड़ी बंद होने के बावजूद खुद को समय का पाबंद महसूस करते हुए बिना बाल झाड़े जूता झाड़ने लगा। मंटू की मासूम आंखों में चमक बिखर गई। क्लास में बगल वाली डेस्क पर बैठी पिंकी के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खिड़की से झांकते सूरज को देख प्रणाम की मुद्रा बनाई और मन ही मन धन्यवाद देने लगा कि हे सूरज भगवान, आज आप 10 दिन बाद क्यों निकले? चांदपुर की चंदा भी निकल आई है। मन पुरैन की पात पर गिर रहे पानी जैसा छलकने लगा कि अचानक इस धन्यवाद कार्यक्रम में ब्रेक लग गया। नीचे से तेज आवाज आई, टिफिन ले जाए बबुआ, मौसी भूख नहीं है। अरे नालायक, खा के तो जा। अरे आकर खा लेंगे मौसी, अभी तो क्लास शुरू हो रही है। इस बात पर फिल्म दीवाना का कैसेट उलट पुलट रहे राकेश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई, मानो मन ही मन कह रहा हो कि कौन सी क्लास जा रहे हो बेटा, हमको सब पता है। मंटू ने जूता पहनते हुए राकेश से पूछा, आज संस्कृत वाले सर आएंगे? नहीं रे, तिवारी जी जब से इंग्लिश मीडियम वाली लड़की से ब्याह किए हैं तब से उनका भी सारा रूप और लकार खराब हो गया है। और इतिहास वाले? इतिहास क्या चलेगा रे, मास्टर साहब खुद चलने लायक नहीं है। जिस दिन होम्योसेपियंस के बारे में बताकर घर जा रहे थे उसी दिन टीएस बांध पर उसको एक बंदर काट लिया। इस बात पर मंटू के मुंह से स्वाभाविक रूप हंसी निकल गई। शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, तुम बहुत हरामी हो रे राकेशवा। क्या मनोहर मास्टर भी नहीं आएंगे? आएंगे यार, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? चलो तो पहले। बस बस भाई, 1 मिनट। मंटू बड़ी तन्मयता के साथ अपने देसी झोले में काव्य संकलन, गद्य संकलन के बीच में 2-4 इंटर की गाइड और 1-2 ऐसी किताबें रखकर सीढ़ी उतरने लगा जिन्हें क्लास के खाली घंटियों में पढ़ने का चलन अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। आंगन में उतरते ही उसने मुंह गोल करके सीटी बजाई और गुनगुनाने लगा, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। गाने को अनसुना कर सामने खड़ी रमावती ने टोका, सुनो मंटू। क्या मौसी? बेटा अब तो समय से उठा करो, कब तक मौसा को हम मनाते रहेंगे? आज बहुत नाराज थे, राकेश से पूछो तुम्हारे चक्कर में कितना सुनना पड़ा है मुझे। आज ये भी सुन लिया, पता नहीं बेचारा मन में क्या सोच रहा होगा। राकेश ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं मौसी, इस गधे के लिए तो हम किसी की दुलत्ती भी सह लेंगे। मंटू ने हंसते हुए मौसी को गले लगा लिया, मानो ये अपनी गलती छिपाने की कोई पुरानी तरकीब हो। मानो मन ही मन कह रहा हो कि ओ मेरी मौसी, तुम हो तो क्या फिक्र है, तुम हो तो हम इस मौसा के मौसा को भी देख लेंगे। देखते ही देखते मौसी की आंखों में वात्सल्य का समंदर उमड़ आया। मंटू ने कसकर अंकवारी में पकड़ लिया। एक झटके में रामावती मातृ प्रेम की प्रांजल मूर्ति में तब्दील हो गई। मंटू 6 महीने का कोमल शिशु बन गया। उसकी गहरी आंखों में ठहरा प्रेम झलक कर पूछने लगा, क्यों सहती हो मेरे लिए किसी की बातें?
कहाँ से लाती हो इतनी ममता, इतनी करुणा और इतना धैर्य। एक झटके में आंगन का दृश्य बदल गया। और भला क्यों ना बदले। कहते हैं यही मंटू जब 16 महीने का था तब इसकी माँ विमलावती को मलेरिया पकड़ लिया। रामावती तब बीमार बहन को देखने उसके गांव रघुनाथपुर सिवान गई थी। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया। बाप के पास पटना बनारस ले जाने की औकात नहीं थी। क्या होता, माँ चल बसी। 2 साल के नन्हे मंटू को रोता देखकर सबका कलेजा फटने लगा। बाप शराबी था, कौन संभालता बच्चे को। बहन की लाश पकड़ के रो रही रामावती ने छाती से मंटू को लगा लिया था और अपने साथ लेकर चांदपुर आ गई। आज इस घटना के 17 साल से ऊपर हो गए। न जाने कितनी बार चांदपुर में बाढ़ आई और चली गई, लेकिन मौसी की दुलार और स्नेह की बाढ़ में आज मंटू भूल गया है कि चांदपुर उसका गांव नहीं है। ये मौसी उसकी माँ नहीं है, ये गुड़िया उसकी बहन नहीं है, ये रमेशर उसके पापा नहीं है। आज चांदपुर के खेत खलिहान भी जानते हैं कि यही चांदपुर मंटू का गांव है। सरयू के कछार पर चलती डेंगी को भी पता है कि यही पूरब टोले के रमेशर मुनीब का घर मंटू का अपना घर है। यही मौसी रामावती उसकी माँ है, जिनको गांव भर के लड़के चाची काकी बड़की माई की जगह मौसी ही कहते हैं। आज मंटू अच्छी तरह से जानता है कि रमेशर की झुंझलाहट बिल्कुल जायज़ है। पिछले साल की बाढ़ में जब चांदपुर डूबने लगा था तभी रामावती को डेंगू पकड़ लिया था। कौन इतना दूर डॉक्टर को दिखाने जाता। ओझा और सोका के भरोसे होने वाली दवाई से रामावती मरने के कगार पर पहुंच गई। हालत जब ज़्यादा खराब हुई तो बलिया सदर अस्पताल के डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बनारस रेफर कर दिया। पैसे तो थे नहीं। रेवती ईंट भट्टे पर मुनीबी करने वाले इसी रमेशर ने 4 कट्टा खेत रेहन रखकर रामावती का इलाज करवाया। रामावती तो जैसे तैसे बीमारी से ठीक हो गई, लेकिन घर की आर्थिक हालत बीमार हो गई। अब रामावती के जीवन का भी क्या भरोसा है। यही कारण है कि आजकल घर में गुड़िया की शादी की बातें चल रही हैं। रमेशर सोच रहे हैं कि भले कुछ खेत बिक जाएं, लेकिन आंखों के सामने दामाद उतार ले। लेकिन मामला हर जगह दहेज पर आकर अटक जा रहा है, जिसके कारण रामावती और रमेशर दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं। इधर दिन भर किसी चिड़िया जैसे चहचहाने वाली गुड़िया ने भी अब बाहर आना जाना बंद कर दिया है। गांव की सखियां कहती हैं कि कभी बाहर भी निकल लिया करो, लेकिन गुड़िया पिंजरे में रखी किसी मैनी चिड़िया सी चुप लगाए रहती है। इसके बावजूद रामावती ने कभी अपना ये दर्द, ये चिंता मंटू के सामने जाहिर नहीं किया, न ही आज तक किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी। मंटू ने जो भी कहा मौसी ने झट से हाजिर कर दिया। रामावती मंटू के कुर्ते की कॉलर ठीक करते हुए बोली, बाल तो झाड़ ले ठीक से। मौसी के प्रति मंटू का प्रेम देखकर राकेश से रहा न गया। उसने पिन मारते हुए कहा, ए मंटू, मौसा को भी गले लगा लो एक बार। मौसी हंस पड़ी। गुड़िया ने हंसी छिपाते हुए कहा, वो तो इसका सारा भूत भगा देंगे। राकेश और मंटू हंसते हुए घर के जनानी दरवाजे से बाहर आ गए ताकि मौसा से नजरें न मिले। हुआ भी यही। मंटू के जाते ही रमेशर आंगन में आ गए और आते ही कहा, ए गुड़िया, उस पार से न्योता है, 9 फरवरी को तिलक है, 14 को ब्याह, माई से कह दो। और सुनो, मेरा कुर्ता लाओ, 9 बजिया तो छूट गई, अब जीप या टेम्पो का सहारा है। मंटुआ उठा कि नहीं? स्कूल चला गया बाबूजी, गुड़िया ने धीरे से बताया। रमेशर चुप रहे। उधर रामावती हाथ में कचहरी के कागज लिए बक्से की चाबी को कमरे में खोजते हुए आंगन में आकर बोलने लगी, ठाकुर से कहे होते कि ब्याह लाए कोई लड़का बताए, उस पार भी तो अच्छे लड़के हैं ना। बेटी है तो दहेज तो हर जगह देना ही है, इस पार दें चाहे उस पार दें। रमेशर इस बात पर चुप रहे। आंगन बुहारते हुए रामावती ने फिर कहा, अच्छा, सुरेमनपुर वाले लड़के का क्या हुआ? क्या कह रहे थे मदन बाबू? कह क्या रहे थे, 3 लाख और 1 गाड़ी, पूरा गहना, टीवी, फ्रिज, कूलर सब मांग रहे थे। लड़का विकास भवन में चपरासी है।
हीरो होंडा गाड़ी 6 में ही चाहिए। कहाँ से दें? रमेशर ने कुर्ते की बाह को चढ़ाते हुए कहा। रामावती का चेहरा उदास हो गया। मुंह क्यों बन गया, बोलो। वो तो सरकारी नौकरी में है। आजकल 8वीं पास लड़के भी BA की हुई लड़की खोज रहे हैं। जिसके दरवाजे पर एक खटिया तक नहीं है वो भी दहेज में डबल बेड का पलंग खोज रहा। जिसके यहाँ साइकिल का पंचर 1 हफ्ते बाद बनता है वो भी कह रहा है कि हम तिलक में ही गाड़ी लेंगे। समझ में आया कुछ? गुड़िया वहाँ से हट गई, हमेशा की तरह। जब जब ब्याह की बातें होती हैं बाबूजी की ये सब बातें उसके कानों में पत्थर के तीर की तरह चुभती हैं। एक अनजाना अपराध बोध उसकी सांसें तेज कर देता है। रमेशर गमछा साल और झोला लिए घर से निकल गए। दरवाजे पर खूंटे पर बंधी बछिया गुड़िया की तरफ देखकर बोलने लगे। घर का पुसुआ कुत्ता मोती उसके आगे आकर पूंछ हिलाने लगा। तब तक घड़ी 9:45 बजा चुकी थी। सूरज की किरणें अब आंगन तक आने लगी थीं। आंगन की नीम पर बैठी चिड़िया ने फुदकना बंद कर दिया था। बगल के किसी घर से रेडियो की आवाज़ आ रही थी। जब तक पूरे न हो फेरे साथ तब तक बबनी नहीं बबुआ की। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।